तो साथियों हम हैं 1833 के संवैधानिक सुधार में, यानी चार्टर एक्ट 1833, या जिसे हम कहते हैं 1833 का आज्ञा पत्र, जहां हम 7 प्रावधानों पर चर्चा कर चुके हैं। आगे कुछ और प्रावधान हम देखते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार, और यह था वहां का चुनावी एजेंडा। ठीक है, कि अगर विग दल सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो ऐसी अवस्था में ब्रिटेन की आम जनता को 1813 में तो ये दिया गया था कि भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही थी कि अगर यहां कारखाना डालना हो या पूंजी का निवेश करना हो तो ऐसी अवस्था में समस्या जा रही थी वहां के आम नागरिकों को। तो 1833 में इस समस्या को दूर कर दिया गया इस प्रावधान के तहत, जहां उन्हें भारत में संपत्ति के निवेश करने, व्यक्तिगत निजी संपत्ति के निवेश करने और जमीन खरीदने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा जो चीज थी वो था कि ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, दास प्रथा का अंत किया गया। भारत में दास प्रथा की समाप्ति। जी ठीक है, तो यहां पे भारत में ये देखिए, ये क्या है, ये है जो मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा इस संवैधानिक सुधार में 1833 की फ्रांस की क्रांति के बाद चर्चा में आए मानवाधिकार की बातों का भी प्रभाव पड़ा। तो दासत्व की प्रथा को जो है वो मानवाधिकार का हनन माना गया, और इस तरीके से भारत में विग उदारवादी दल ने, ब्रिटेन की विग उदारवादी दल ने भारत में दास प्रथा समाप्त करने के लिए एक प्रावधान सुनिश्चित किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मानवाधिकारों के तहत एक जो और बात की गई वो 1833 के आज्ञा पत्र का धारा 87। ठीक है, तो धारा 87 क्या कहता है? धारा 87 कहता है कि किसी भी भारतीय जनता को या राजा के यहां रहने वाली भारतीय राजा की प्रजा को, ठीक है, भारत में रहने वाली कोई भी जनता जाति, धर्म, वंश, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कंपनी की नौकरी में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी आज जो आपका कहना चाहिए कि संविधान में जो मूलाधिकार है, जहां समानता के अधिकार की बात की जाती है, तो समानता के अधिकारों का कहा जाए तो बीजारोपण इसी धारा 87 में, संवैधानिक सुधार 1833 की धारा 87 में हमें प्राप्त होता है, जहां यह कहा गया है कि सरकारी नियोजन में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, नस्ल, रंग, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो यह भी उस समय की विग उदारवादी दल की कही जाए तो एक विशेषता थी कि भारत में मानवाधिकार को तवज्जो देते हुए यहां के लोगों को कंपनी के नियोजन में समान अवसर प्रदान करने की बात की गई। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सारे के सारे प्रावधान आपके यहां पे बता दिए गए। जो कुछ छूटा होगा, अगर आपको लगता होगा कोई और जानकारी आपके पास ऐसी विशेष होगी, तो आपसे आग्रह करूंगा कि उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि वो आपका ज्ञान सभी के साथ शेयर हो सके, हमारे सबके काम आ सके। और साथियों, बेहतर होगा कि आप इसका नोट्स बनाते चले, न सिर्फ मेरा वीडियो बल्कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब में, बड़े ज्ञानवान लोग भरे पड़े हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो सभी को मिलाकर के वीडियोस बनाइएगा, ताकि एक जानकारी मेरे पास से, एक जानकारी किसी और के पास से, एक जानकारी किसी और के पास से, और आपके ज्ञान में उससे बहुत अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। तो और आपका सफलता भी सुनिश्चित होगा। किसी एक के भरोसे बैठेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। चलिए आइए अब देखते हैं इनकी हम आलोचना। इन प्रावधानों के आधार पर अगर हम 1833 के अध्ययन के संवैधानिक विकास की समालोचना करें,
समालोचना अगर हम करते हैं तो देखिए, इस समालोचना को हम दो बिंदुओं पर कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है कि जिसमें हमने ये बात किया था, हम क्या किए थे, जो प्रावधान सुनिश्चित किया गया कि भाई साहब संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को। तो यह भी सुनिश्चित है कि इतने बड़े भारत वर्ष के लिए केवल एक गवर्नर जनरल की परिषद को अगर आप नियम बनाने का अधिकार देंगे तो यह कैसे संभव है कि समग्र भारत की समस्याओं को ध्यान में रखकर एक उपयुक्त नियम बनाया जा सके जो पूरे भारत पे एप्लीकेबल हो और सही भी हो, भारत के लिए उचित भी हो, प्रासंगिक भी हो। तो ये एक बड़ी, कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना प्रावधान था, जिसमें भारत के भविष्य को या भारत के वर्तमान को, कहना चाहिए उस समय के लिए भारत का जो वर्तमान था उसको केवल एक छोटी सी संस्था गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के हाथों में छोड़ दिया गया और उनके विवेकानुसार भारत के विकास को निर्धारित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल असंभव कार्य था। ठीक है, तो ऐसे में भारत के लिए जो नियम बनने थे, आप समझ सकते हैं कि वो कितने उचित और प्रासंगिक रहे होंगे या कितने सही रहे होंगे। ठीक है, तो एक समस्या ये गई। दूसरी समस्या की, जब वहां के आम नागरिक को भारत में निजी निवेश करने का अधिकार दिया गया तो यह हुआ कि उन्होंने ऐसा कुचक्र यहां पर बुना, एक ऐसा जाल बुना जिसमें बहुत सारे भारतीय ऐसे फंस गए कि जिनकी जमीनें उन्होंने गलत तरीके से हड़प करके, ब्रिटिश नागरिकों ने गलत तरीके से हड़प करके यहां की आम जनता को भूमिहीन कर दिया और वहां पर बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े निवेश करके हमारी जो जनता है अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गई। ठीक है, तो ये एक आलोचना है इसकी। और आप कह सकते हैं कि अगर वहां का व्यक्ति भारत में भूमि का मालिक बनेगा तो वो किसी भारतीय को भूमिहीन बना करके ही बनेगा। तो इसका कुप्रभाव जो है पूरा पूरा सीधा सीधा भारत पर पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इस समय के कहना चाहिए कि एक और आलोचना की जा सकती है, वो ये है कि जो यहाँ लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, उससे भारतीय एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा गुरुकुल शिक्षण प्रणाली था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। हम इस बात पे भी विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अच्छाइयां भी थी भाई। सबसे पहली बात तो मूलाधिकारों की बात हुई, दास प्रथा समाप्त की गई, जो वास्तव में प्रशंसनीय प्रावधान था इस पूरे के पूरे संवैधानिक सुधार का। इसके अलावा जो भारतीयों को किसी भी भेदभाव के बिना कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया गया, वो भी निश्चित तौर पे काबिले तारीफ प्रावधान हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन देखिए ओवरऑल इनका उद्देश्य तो था भारत को किसी तरीके से गुलाम बनाना और भारत के अधिकतम क्षेत्र को अपने अधीन करना, ताकि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सके। अगर इस बीच वो थोड़ा चारा देते भी हैं, जैसे आप मछली पकड़ने के लिए क्या करते हो, पहले कांटे में थोड़ा चारा लगाते हो तब कांटा डुबाते हो। ठीक है, तो कुछ चारे तो हमें दिए गए फंसने के लिए निश्चित तौर पे, और हम फंसे भी बेहतरीन तरीके से इनके जाल में फंसे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले बस कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्षों में 1853 में ही देखा जाए तो इन्होंने अपने अधिकतम भूभाग, जितना इन्हें अपना एक्सपेंशन करना था, जितना विस्तार करना था, 1853 में इन्होंने कर लिया था। नागपुर वह अंतिम राज्य था जहां पर अंग्रेजों का अंतिम साम्राज्य विस्तार हुआ। हड़प नीति के तहत, जहां रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद उन्होंने नागपुर को क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया डलहौजी की हड़प नीति के तहत। लेकिन इसके बाद फिर यद्यपि भारत में किसी भी प्रकार का ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है उसमें निश्चित तौर पे कह दिया जाता है कि अब जितनी सीमा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्धारित हो चुकी है, बस उसी में शासन किया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्र अब ब्रिटिश सीमा में शामिल नहीं किए जाएंगे भारत की। ठीक है, बहरहाल गुलाम तो हम बन ही चुके थे, गुलाम हमें बनना ही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। प्रावधानों की कुछ प्रशंसा की जा सकती है, कुछ आलोचना की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होने लायक प्रावधान नहीं थे। खैर चलिए, क्योंकि इनका शर्त था हमारी गुलामी, तो अगर ऐसे में वो हमें सोने के पिंजरे में भी बंद करते हैं तो ओवरऑल तो हम गुलाम ही रहेंगे। खैर चलिए, जो भी है जैसा भी है, बहुत बड़ी व्याख्या होती है
इतने छोटे समय में नहीं किया जा सकता सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।